नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। अमेठी और रायबरेली की पहेली है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। देश की ये दो लोकसभा सीट जो हमेशा से हॉट सीट रही, इस सीट पर कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है और हाल तो ये है कि सियासत के सबसे बड़े सस्पेंस का अब नाम बन गया है अमेठी और रायबरेली। और आज सुबह से पॉलिटिकल कॉरिडोर में दो तरह की थ्योरी घूम रही है। पहली थ्योरी यह है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके संकेत पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दे रहे हैं, कई दिन से देते आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक और खबर घूमने लगी और खबर ये कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब रायबरेली और अमेठी दोनों जगह क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं। ना तो कांग्रेस पत्ते खोल रही है, ना ही गांधी परिवार। कल नामांकन का आखिरी दिन है और चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है। तो ये दो सीट और सबसे पहले बात अमेठी की करते हैं। पहले अमेठी की पहेली को जरा विस्तार से आप समझिए। दरअसल अमेठी ये वो सीट है जो गांधी परिवार का गढ़ है। इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी जीतते रहे। 2019 में राहुल गांधी हार गए थे, सियासी रिश्तों पर ब्रेक लगा था। अब सवाल ये, क्या अमेठी में हार की कोई आशंका कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है? इसीलिए कांग्रेस राहुल को अमेठी से नहीं उतार रही है। अच्छा, इतना ही नहीं, 2019 की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 2019 में दो सीट से चुनाव लड़े। आप जानते हैं वायनाड से जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये अमेठी की सीट जहां राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले, स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। मतलब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से हार गए थे। और अब बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि इसी हार के डर से कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी नहीं भेज रही। कांग्रेस और गांधी परिवार के करीबी क्या कह रहे हैं जरा वो जान लीजिए, उसके बाद रायबरेली का सियासी गणित आपको बताऊंगी। देखो, ये तमाम हमारे लोग जो राहुल जी की डिमांड कर रहे हैं, इन्हीं की डिमांड में मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। नामांकन की तैयारी की मीटिंग ले रहा हूँ और दोनों जगह हो रहा है। रायबरेली भी हो रहा है, नामांकन कल ही हो रहा है दोनों जगह। तो ये आप केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा को सुन रहे थे। गांधी परिवार के ये करीबी रहे हैं। रायबरेली, अमेठी, इन दोनों लोकसभा सीट की नस नस से ये वाकिफ हैं और ऐसे में इनकी बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली सीट को इस बार महत्व दे सकते हैं। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2019 और 2014 की मोदी लहर में भी ये रायबरेली सीट जहां सोनिया गांधी जीती, मतलब कांग्रेस जीतती रही। और ये वो सीट है जहां से आप देख सकते हैं फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी हो और बाद में बहू सोनिया गांधी यहां से जीतते रहे हैं। और पिछली बार की अगर बात की जाए तो यहां से पिछली बार सोनिया गांधी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। पिछली बार बीजेपी ने जिन दिनेश प्रताप सिंह को यहां सोनिया गांधी के सामने चुनाव मैदान में उतारा था, अभी कुछ देर पहले उन्हीं दिनेश प्रताप सिंह के इनाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से फिर से कर दिया गया है। औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान दिनेश प्रताप सिंह के। रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है। कांग्रेस पत्ते खोले और चाहे न खोले, भाजपा का कमल खिलना तय है। कांग्रेस का चाहे जो पत्ता आएगा वो हारेगा। प्रियंका गांधी की मां जो 4 बार रायबरेली से सांसद थी, उनसे भी मैं चुनाव लड़ चुका हूं। तो मेरे लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को आपने सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है कि पत्ते खोल नहीं रही, जबकि नामांकन खत्म होने की अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाई 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है अमेठी रायबरेली सीट में नामांकन खत्म होने का। और ऐसे में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। अमेठी से आप देख रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, रायबरेली से आप देख रहे हैं वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेश का पहले रुख करते हैं और जरा जानते हैं ये जो अचानक से खबर आज चली कि अमेठी नहीं राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और उसी रायबरेली को लेकर बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अभी ग्राउंड पर सुगबुगाहट क्या है वीरेश?
देखिए, आपने कहा ना किशोरीलाल शर्मा का नाम लेकर कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के नस नस से वाकिफ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के नस को जानने वाले हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनकी नसों में दर्द हो गया इस बात को लेकर कि आखिर रायबरेली से कौन प्रत्याशी होगा, अमेठी से कौन प्रत्याशी होगा। और ग्राउंड पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो सन्नाटे में हैं। सन्नाटे में इस लिहाज से हैं, उनका ये कहना है कि गांधी परिवार से अगर कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ता है तो ये रास्ता काफी दुरूह हो जाएगा और अमेठी का इतिहास रायबरेली में दोहराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में जो कांग्रेस के समर्थक हैं, यानी कट्टर समर्थक हैं, वो काफी दुखी हैं, उनकी नसों में दर्द हो गया है। इसलिए नस नस से वाकिफ जो लोग हैं वो अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलिए, नस का इस्तेमाल बहुत हो गया है, आगे बढ़ते हैं। जरा अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं और नस से जरा अलग हटकर अभिषेक उपाध्याय बताएंगे अमेठी कांग्रेस में जो सादे कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए, वो इस वक्त इस सस्पेंस वाली सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं। रोमाना, कार्यकर्ता तो बहुत ही उत्साहित हैं और ये अभी भी मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट अमेठी में जो हो रहा है वो ध्यान देने वाला है। वो डेवलपमेंट है, सबसे अहम बात है जो पर्चा होता है, पर्चे को डाउनलोड करने से लेकर के राहुल गांधी के वकील के आने से लेकर के और जो होल्डिंग बैनर होते हैं उनकी तैयारियों को लेकर के लोकेश है हमारे स्थानीय प्रतिनिधि, उनसे बात करते हैं। लोकेश, आप बहुत बारीकी से अमेठी को जानते हैं, क्या क्या तैयारियां हुई, संक्षेप में बताइए, क्या क्या तैयारी आप सुबह से देख रहे हैं? जी, यहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं में बड़ा ही उत्साह का माहौल है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनके जो गांधी परिवार के जो वकील हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आ गए। केसी कौशिक की बात कर रहे हैं? हाँ, केसी कौशिक, वो जो है पिछले 33 वर्षों से, चाहे वो स्वर्गीय राजीव गांधी रहे, उनका नामांकन कराए हैं, मैडम सोनिया गांधी जी का, और राहुल, यहाँ तक कि अभी वायनाड का जो नामांकन हुआ उन्होंने ही करवाया, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और जो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, सारा उन्होंने डाउनलोड करके रखा हुआ, उन्होंने सारा कुछ डाउनलोड करके रखा है और जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हैं वो सब तैयार हो गई हैं, केवल जो है औपचारिक घोषणा बाकी है। रोमाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लोकेश बता रहे हैं कि पोस्टर, बैनर, होल्डिंग और ये वाकई इन सब की तैयारियां यहाँ पर हैं, इसमें दो राय नहीं है। केसी कौशिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए अमेठी के जो संकेत है रोमाना, उन संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि अंतिम घोषणा तो आलाकमान स्तर से ही होनी है। बिल्कुल, और अमेठी के फिलहाल संकेत यही कि राहुल गांधी आ रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, है ना, यही संकेत मिल रहे हैं ना फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय, वीरेश पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक तरीके से कर दिया है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वहीं वो सीट जिस पर बीजेपी में असमंजस था, कैसरगंज सीट, वहां से बृजभूषण शरण सिंह सिटिंग एमपी का टिकट काटकर उन्हीं के बेटे करण भूषण को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। करण भूषण कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन करण को टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो सिर्फ ऐलान जंग में हम आपको बताएंगे। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। ये बाहुबली की परिभाषा क्या है? ताकतवर है, तो ताकतवर होना कोई गुनाह है क्या? वही है वही जो राम रचिरा था, वो कर तरक बढ़ावे साझा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। सैकड़ों कारों का काफिला, हर दिन इलाके में शक्ति प्रदर्शन, चुनाव लड़ने का ऐलान किसी काम नहीं आया। और पूर्वांचल में दबंग नेता की छवि रखने वाले बृजभूषण का दबदबा पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक कम जरूर हो गया।
पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया। हालांकि जिनको टिकट दिया है वो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ही हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में बिल्कुल आखिरी वक्त में कैसरगंज पर फैसला हो पाया। कैसे हुआ बृजभूषण शरण सिंह के सियासी वर्तमान और भविष्य का फैसला, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ अमित शाह होते हैं। अमित शाह बृजभूषण शरण सिंह से कहते हैं कि आपको पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है, आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हैं और अमित शाह से कहते हैं कि आपका फैसला और पार्टी का फैसला सर माथे पर, मैं पार्टी का साथ दूंगा। लेकिन अब सवाल था कि बृजभूषण नहीं तो कौन? इस बातचीत में शाह ने बृजभूषण के बेटे और गोंडा से मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण को चुनाव लड़ने को कहा और यह भी कहा कि क्या आप उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं? बृजभूषण ने कहा कि नहीं, ना प्रतीक चुनाव लड़ेंगे, ना उनकी मां यानी मेरी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो मेरा छोटा बेटा करण भूषण चुनाव लड़ेगा। इस पर शाह तैयार हो गए और पार्टी ने करण भूषण को अपना उम्मीदवार बना दिया। बृजभूषण के इस फैसले पर 10 मिनट की बातचीत में अमित शाह ने भी सहमति दे दी। कौन है करण भूषण, अब आपको ये बताते हैं। पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रहे करण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। करण इस वक्त यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। अब करण के सामने बृजभूषण की संसदीय विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। करण के नॉमिनेशन की भी तैयारियां यहां शुरू हो चुकी हैं। कल सुबह करण अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन आप कब नामांकन हम कल करेंगे। जय श्री राम। बृजभूषण पर फैसले के बाद बीजेपी ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बृजभूषण सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। मैं इसका सारा अपने पिताजी के मार्गदर्शन में सब कुछ इसके ऊपर। ठीक भैया, आप इजाजत दे। ठीक भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाहुबली के बेटे को विरासत मिली है और वहीं दूसरी तरफ बाहुबली की बेटी को विरासत मिलने की चर्चा है। जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल का सियासी पारा गर्म है और सियासी पारे की गर्मी और बढ़ा दी उन्हीं के भाई अफजाल अंसारी ने। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं से अपनी बेटी का परिचय कराया और इसके बाद से चर्चा तेज है। अफजाल अंसारी बेटी की सियासी लॉन्चिंग करने वाले हैं। नाम नुसरत अंसारी, पहचान अफजाल अंसारी की बेटी। 1 मई को गाजीपुर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने नुसरत का सबसे परिचय कराया। तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है, मैं पिता के कहने पर नुसरत माइक के पास पहुंची, सबको प्रणाम किया और फिर पिता के कहने पर जाकर बैठ गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नुसरत अंसारी को अफजाल अंसारी अपनी सियासी विरासत सौंपने जा रहे हैं। जेडी श्रीराम कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है। टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। दूसरी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी तरह की खबरों ने कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। 1 मई को गाजीपुर के नेताओं से नुसरत का परिचय कराना उसी का फर्स्ट स्टेप है। असल में मामला ये है कि अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी पर अदालती खतरा मंडरा रहा है।
चर्चा है इसी की काट के लिए अफजाल ने अपनी एक बेटी नुसरत को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को गाजीपुर कोर्ट से सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में हाई कोर्ट को फैसला देना है। फैसला 30 जून को आना है। अफजाल अंसारी के जो रणनीतिकार, उनको लग रहा है कि अगर सजा कायम हुई तो मामला फंस सकता है और ऐसे में नुसरत को प्लान बी के तहत तैयार किया जा रहा है। गाजीपुर में चुनाव आखिरी फेज में है। अब आने वाले हफ्ते में नामांकन शुरू होने वाला है। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि अफजाल के साथ साथ नुसरत भी नामांकन दाखिल करेंगी और अगर कानूनी मामला फंसता है तो नुसरत उम्मीदवार बन जाएंगी। नुसरत पिछले कई दिन से गाजीपुर की गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन की उनकी तस्वीर वायरल है। मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है ना, मंदिर में हो रहे भजन में भी नुसरत देखी गई। इन तस्वीरों ने इस बात को हवा दी कि नुसरत को पॉलिटिकल डेब्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। अंसारी परिवार का पूर्वांचल की सियासत में मजबूत दखल माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर गाजीपुर से सांसद हुए थे। पिछले महीने उनके भाई मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई और इस बार पूर्वांचल के सियासत में अंसारी परिवार मुख्तार की मौत को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। अफजाल अंसारी आज भी अपने भाई माफिया मुख्तार अंसारी को हीरो बताकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। मुख्तार, मैंने कहा था, मेरे परिवार का हीरा था और आज भी कहता हूं कि वो नहीं रहा, फिर भी वो हीरो है। अब जितना चाहिए सुनो, चुनौती देके कह रहा हूं, जिनको ये घमंड है कि मुख्तार को गाली बक के, मुख्तार को मिट्टी मिला दिया, मुख्तार को मार दिया कह करके कोई लाभ मिलेगा, हिम्मत है तो बोले। 4 तारीख को जनता फैसला कर देगी। आप कह रहे हैं मुख्तार के नाम पर, अरे मुख्तार के नाम पर नहीं, इशारा भी जिसका होगा कि मुख्तार के विरोधी हैं लोग, वो वोट को तरस जाएंगे। पिछली बार यानी 2019 में गाजीपुर सीट पर बीजेपी से मनोज सिन्हा उम्मीदवार थे, जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने अपने एक सीनियर लीडर भूमिहार जाति के पारसनाथ राय को उतारा है। अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई आज शुरू नहीं हो पाई। कल से सुनवाई के शुरू होने का अनुमान है। अगर नामांकन खत्म होने से पहले सजा बहाल हो जाती तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर फैसला देर में आता है तो भी खतरे की तलवार लटकती रहेगी और यही वजह है कि बेटी नुसरत को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। मैं अपना अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके बाद कोशिश करूंगा रिटायर हो जाऊं। अच्छा, विरासत सौंपी जा रही है। बड़े भाई ने अपने बेटे को सौंप दिया, छोटे भाई ने भी अपने बेटे को सौंप दिया। मेरे पास 3 ठो बेटी हैं, सब 2 बेटियों की शादी हो गई, 1 बाकी है। समय आ जाएगा मैं भी अपनी विरासत सौंप दूंगा। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। रात 10 बजे कांग्रेस अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है। रात 10 बजे तक का इंतजार, औपचारिक ऐलान हो जाएगा रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में मैनपुरी की जो सीट है वो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है। डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं। डिंपल पिछली बार उपचुनाव में जीतकर यहीं मैनपुरी से संसद पहुंची। डिंपल यादव के सामने बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह चुनाव मैदान में हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज बाकायदा मैनपुरी में रोड शो किया और बीजेपी को जिताने की अपील की है। मैनपुरी में इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। सड़क पर समर्थकों का सैलाब, बुलडोजर से फूलों की बारिश कर
बाबा बुलडोजर का स्वागत। समाजवाद के गढ़ मैनपुरी में योगी की ललकार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। मैनपुरी की सड़कों पर सीएम का रोड शो निकला तो मानो जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। रथ पर सवार योगी और साथ में सड़क पर चलते समर्थक, हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। योगी ने एक चौराहे पर माइक संभाला और बीजेपी को जिताने की जोरदार अपील कर दी। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मैनपुरी बीजेपी के लिए यूपी की सबसे बड़ी चुनौती वाली सीट है। 2014 और 2019 की लहर में भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है तो बीजेपी इसे जीतने के लिए जोर लगा रही है। मैनपुरी का जातीय समीकरण अगर देखें तो यहाँ यादव करीब 4.25 लाख है, शाक्य 3.25 लाख के करीब है, राजपूत वोटर 2.25 लाख के करीब है और दलितों की संख्या 1.25 लाख के करीब है। वहीं ब्राह्मण वोटर की आबादी 1 लाख के आसपास है। लोधी वोटर भी 1 लाख है, वैश्य 70,000 और मुस्लिम 55,000 है। मुलायम सिंह यादव को यहाँ हर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट मिलता रहा है। मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद हैं, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जीती थी और अभी भी वो चुनाव लड़ रही हैं। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी मैनपुरी से चुनाव जीत रही है। मैनपुरी में तीसरे फेज में 7 मई को वोट होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में 5,24,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 4,30,000 वोट मिले। तब 94,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव जीते थे। हालांकि उपचुनाव में जब डिंपल यादव उम्मीदवार बनी तो जीत का अंतर बढ़कर 3 लाख वोट के आसपास हो गया। लिहाजा बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर मैनपुरी में जीत का चक्रव्यूह तैयार किया है। कितनी कॉन्फिडेंट इस बार आप हैं? मैं समझती हूँ ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं तो बहुत लोग पॉजिटिव हैं और इस बार मैं समझती हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से मैनपुरी हम जीतेंगे। बीजेपी का ये कहना है कि हमने अमेठी मतलब टफ सीट्स की उन्होंने बात की, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सब हमने जीत ली, तो फिर बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। अगर वो सोच रहे हैं कि 80 में से 80 सीट वो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, सोचने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिंपल के लिए अखिलेश यादव भी मैनपुरी में पसीना बहा रहे हैं तो बेटी अदिति भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही। मैनपुरी न सिर्फ समाजवादी पार्टी का गढ़ है बल्कि अखिलेश यादव का घर भी इसी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। जहां तक बीएसपी का सवाल है तो पार्टी ने मैनपुरी से पहले शाक्य जाति का उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाद में यादव जाति से शिव प्रसाद यादव को टिकट दी, जो समाजवादी परिवार की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अपने उम्मीदवार के लिए रैली की है। विरोधी पार्टियां यहाँ प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है, लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाएं।
2004 और 2009 के चुनाव में बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी, इसीलिए बीएसपी को कमजोर नहीं आंका जा रहा। कुल मिलाकर बीएसपी ने जोर लगाया तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा और फिर नतीजा क्या होगा ये 4 जून को ही मालूम चलेगा। और यूपी से आइए बिहार का रुख करते हैं, जहां हाजीपुर सीट से आज एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हाजीपुर सीट से चिराग के पिता रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे हैं और यहीं से उनके नाम कई रिकॉर्ड भी बने। नामांकन से पहले भगवान की पूजा, पूजा खत्म हुई तो मां ने गले लगाकर चिराग को जीत का आशीर्वाद दिया। मां और बहनों ने टीका लगाया, फिर पूरे परिवार के साथ नामांकन के लिए निकले। हाजीपुर की सड़कों पर मानो समर्थकों का सैलाब था। सैकड़ों की भीड़ अपने नेता को देखने पहुंची थी। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री भी चिराग पासवान के नामांकन को कवर करने के लिए हाजीपुर में मौजूद थी। मैं दरअसल उसी रथ पर खड़ी हूं जहां पर चिराग पासवान पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से रोड शो करते हुए निकलेंगे। उनकी मां रीना पासवान नजर आ रही होंगी। और रीना जी कितनी खुश है? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे चिराग? आप खुद ही देख रही हैं, ये देखिए ये। चिराग खुद को क्या आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक पापा हाथ पकड़ कर लाते थे मुझे, आज पहली बार अकेले आ रहा हूँ नामांकन में, तो कमी महसूस होती है, पर पापा की जगह है जिन्होंने उनकी कमी को महसूस होने नहीं दिया। क्या कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट से खुद को साबित करना? मैं सिर्फ घर आया हूँ और घर वालों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं इसको, मेरे लिए संसदीय क्षेत्र कभी नहीं हो सकता, ये मेरा घर है, परिवार है, और बस मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूँ। मां, पिता, परिवार और हाजीपुर की जनता का आशीर्वाद लेकर चिराग नामांकन के लिए निकले। इसी हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस से तनातनी रही और हाल ये हुआ कि जिस हाजीपुर सीट से पशुपति पारस सांसद थे वो चुनावी सियासत में पैदल हो गए। निधि ने चाचा को लेकर भी चिराग पासवान से सवाल किया। तमाम लोग आपको सिर पर बिठा कर रखे हुए हैं और आज चाचा नहीं है साथ। होते तो मुझे अच्छा लगता, उनका भी आज आशीर्वाद मुझे मिलता तो मुझे अच्छा लगता। मैंने कोशिश की थी उनको फोन करने की, फोन नहीं उठाया, उन्होंने काट दिया, पर अगर आते तो अच्छा लगता। हाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान ने जीत के कई रिकॉर्ड बनाए। 1977 में 4 लाख और 1989 में 5 लाख वोटों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 8 बार इस सीट से रामविलास पासवान चुनाव जीते। 2019 में पशुपति पारस यहां से चुनावी मुकाबले में विजय रहे थे। चिराग के पिता 2 बार यहां से हारे हैं। चिराग पहली बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव रोड शो में चिराग के साथ दिखे। जमुई से 2 बार चुनाव जीत चुके चिराग का इस सीट पर मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। 2019 में शिवचंद्र राम 2 लाख वोटों से हारे थे। हाजीपुर में चुनाव 20 मई को 5वें फेज में है। नतीजे 4 जून को सबसे तेज आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं।